नमस्कार दोस्तों, मैं सावन जैन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं जैन क्लासेस बांसवाड़ा में। आप सोच रहे होंगे कि पहले A1 क्लासेस थी, अब ये जैन क्लासेस। तो हाँ, ये सच है। A1 क्लासेस का नाम बदल गया है, अब हो गया है जैन क्लासेस बांसवाड़ा। तो इसको आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, JCB जैन क्लासेस बांसवाड़ा आप डालेंगे तो आपको यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगा। किसी को रिकमेंड भी करना हो तो अपनी आईडी है JCB/A1 JCB/A1। ठीक है, इतना ही डालेंगे तो यूट्यूब पे अपनी क्लास नजर आ जाएगी आपको आसानी से। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल। चारों को मिक्स करके टॉपिक बनाया था। टोटल 216 217 के आसपास क्वेश्चन है। दो पार्ट पहले कर चुके हैं, ये पार्ट 3 है। हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। पढ़ते हैं। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता देने हेतु राज्यपाल सचिवालय होता है। होता है। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता देने के लिए राज्यपाल का एक सचिवालय भी होता है। राज्यपाल द्वारा स्वविवेक की शक्तियों से लिया गया निर्णय अंतिम होता है। राज्यपाल जो भी निर्णय लेता है वो अंतिम होता है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। भैया जी, किसके बारे में बात कर रहा है? धन विधेयक, जो राज्य का मैटर ही नहीं है। ये किसका मैटर है? संघ का मैटर है। ये हमेशा लोकसभा में आता है, राष्ट्रपति के हित में आता है, ना कि राज्यपाल के पास आता है। तो आंसर क्या होगा? स आंसर होगा। समझ में आ गया क्या आंसर होगा? स आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संघीय क्षेत्रों के विधानसभा सदस्यों को शामिल किया गया है? कमेंट करके आंसर बताइएगा। कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संघीय क्षेत्रों के विधानसभा सदस्यों को शामिल किया गया? कौन सा था? 70वां संविधान संशोधन, 70वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। दोस्तों, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देवें, ताकि आप अपनी जो तैयारी है उसको परख सके। क्वेश्चन पढ़ के, मैं जब तक क्वेश्चन पढ़ता तब तक आप अपना आंसर दे सकते हो। स्पीड ऐसी रखो कि मैं क्वेश्चन पढ़ूं और आप अपना आंसर दे दो, क्योंकि एग्जाम में आपको उतना ही टाइम मिलता है। एक क्वेश्चन को अगर आप 30 से 35 सेकंड में सॉल्व कर देते हो तो एग्जाम को आप इजीली आप क्रैक कर सकते हो। क्योंकि एग्जाम में 35% क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हर एक बंदा कर सकता है। हर एक बंदा कर सकता है। जो इजी होते हैं वो 35% होते हैं। उसके ऊपर 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मिडिल के होते हैं, जो 70% लोगों को आते हैं। जो हाई क्लास के होते हैं वो आते हैं 15%, और वही मेरिट तय करते हैं। जो 15% क्वेश्चन होते हैं वही मेरिट तय करते हैं, कोई और मेरिट तय नहीं करता है। ठीक है, समझ गए? तो इसके लिए अपनी जो तैयारी है वो कमेंट के द्वारा जांचते रहें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। कौन सी जातियां अनुसूचित जातियां मानी जाएगी या सुनिश्चित करने का अधिकार किसको होता है? किसको होता है भैया जी? कौन सी जाति अनुसूचित होगी या नहीं होगी? तो कौन कहता है ये? राष्ट्रपति के हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति के हाथ में होता है। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली कौन सी सलाह का प्रश्न है? मतलब ऐसा कौन सा विषय है जो मंत्रिपरिषद को सलाह के रूप में राष्ट्रपति को दी जाता है? वो कहाँ चैलेंज होता है? किसी न्यायालय में जांच पड़ताल का विषय नहीं होगा, या किसी उच्च न्यायालय में जांच का विषय नहीं होगा, केवल सर्वोच्च न्यायालय में जांच का विषय नहीं होगा, संसद के में किसी भी सदन में जांच का विषय हो सकता है। तो भैया ये किसी भी न्यायालय में जांच पड़ताल का विषय नहीं होगा। कौन सा? जो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगा वो कोई भी किसी भी न्यायालय में जांच का विषय नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है?
राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। किसकी सलाह पर कार्य करता है? मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से भारत का कौन सा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय राज्य विधानसभा का सदस्य था? मतलब प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए राज्य विधानसभा का सदस्य था, राज्यसभा का नहीं, राज्य विधानसभा का सदस्य था। तो कौन था भैया ऐसा? देखो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे, एच डी देवगौड़ा भी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी। लेकिन राज्य विधानसभा का सदस्य कौन था? तो कौन थे वो? एच डी देवगौड़ा, जो राज्य विधानसभा के सदस्य भी थे, सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अब यहाँ आते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? राज्य विधानसभा के रूप में तो एच डी देवगौड़ा ने ली थी, तो एच डी देवगौड़ा तो यहाँ से हट गए। अब बात आती है श्रीमती इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। इन तीनों ने ही क्या किया था? राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तो आंसर आएगा इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। तो 1, 3 और 4 आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा? मंत्री के रूप में कौन थे? जगजीवन राम का। कौन था? जगजीवन राम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत में पहले निर्विभाग केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे, जिनके पास कोई भी विभाग नहीं था लेकिन फिर भी वो कैबिनेट मंत्री थे? पहले ऐसे कौन से व्यक्ति थे? कौन थे? एन गोपाल स्वामी आयंगर। एन गोपाल स्वामी आयंगर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने विशुद्ध गुट निरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया? किसने विशुद्ध गुट निरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया था भैया? कौन थे वो? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। अगर आपको प्रधानमंत्रियों के बारे में जानना हो ना कि कब कौन प्रधानमंत्री था, तो एकमात्र शॉट अभी डाला गया है 2 दिन पहले। एकमात्र शॉट है जो प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के बारे में व उनके बारे में बताता है। सिर्फ 60 सेकंड का शॉट है। आप हमारे चैनल में जाके शॉर्ट्स में जाके उस शॉट को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से में उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में उत्तरदायी होती है। किसके लिए उत्तरदायी होगी भैया? केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, सामूहिक रूप से किसके लिए होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। किसके प्रति होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है, लोकसभा अध्यक्ष भी होता है, सारे ही होते हैं, इसलिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी। जब मंत्रिपरिषद बनता है ना, उसमें प्रधानमंत्री होता है, उप प्रधानमंत्री होता है, खाद्य मंत्री होता है, बजट क्या नाम है, बहुत सारे मंत्री होते हैं। उनकी सदस्य संख्या कितने % से अधिक नहीं होगी? जल्दी से आंसर बताइएगा कमेंट करके। कितनी होगी भैया? 15% से अधिक सदस्य संख्या नहीं होगी। लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक नहीं होगी। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप कमेंट में आंसर दे सके और अपनी योग्यता जांच सके। आगे बढ़ते हैं। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा विस्तृत रूप में प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के संबंधों को निर्धारित करता है? संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा विस्तृत रूप से प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के संबंधों को निर्धारित करता है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध को निर्धारित करता है? कौन सा है भैया? वो है अनुच्छेद 74। कौन सा होगा? अनुच्छेद 74। अगर आपको क्लास समझ में आ रही हो तो क्लास को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे कई और वीडियो आपके लिए लाए जाएंगे। निम्न में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद का व्यवहार कभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आज तक संशोधन नहीं हुआ है? जब से बना है तब से ऐसे ही चलता आ रहा है,
कौन सा अनुच्छेद है वैसा? वो है अनुच्छेद 360। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के कौन से उपराष्ट्रपति बाद में देश के राष्ट्रपति बने थे? तो भैया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे, फिर राष्ट्रपति बने। वी गिरी ये भी उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये भी उपराष्ट्रपति रह चुके थे, फिर राष्ट्रपति बने थे। जेडी जत्ती ये कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे, ये डायरेक्टली राष्ट्रपति बने थे। आर वेंकटरमन ये भी उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने थे। तो डी को छोड़ के सारे आंसर आ जाएंगे। उपराष्ट्रपति के बाद में राष्ट्रपति बने तो डी को छोड़ के सारे ए बी सी ई द आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी कूटे। निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन है भैया? चंद्रशेखर जी है, एच डी देवगौड़ा है, विश्वनाथ प्रताप सिंह है, चरण सिंह है, मोरारजी देसाई। तो सबसे पहले तो थे मोरारजी देसाई, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बाद आए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर, उसके बाद एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा लास्ट में थे। एच डी देवगौड़ा के बाद कौन बने थे? एच डी देवगौड़ा के बाद कौन प्रधानमंत्री बने थे? कमेंट करके जरा बताना मेरे को। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका भैया जी? आंसर आ जाएगा लास्ट में बी आ रहा है, बी में। तो आंसर आ जाएगा EDCAB, मोरारजी देसाई, विश्वनाथ चौधरी चरण सिंह, विश्व प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और एच डी देवगौड़ा। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद निम्नलिखित में से कौन सा नेता 2 लगातार पूर्ण कार्यकाल को पूरा करने के बाद तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने? जवाहरलाल नेहरू के बाद निम्नलिखित में से कौन सा नेता 2 लगातार पूर्ण कार्यकाल करने के बाद तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने? एक ही बार है जो लगातार तीसरी बार बन रहे हैं। कौन है भैया? सबके प्यारे, सबके दुलारे नरेंद्र मोदी साहब। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची तैयार करने के जिम्मेदार है? ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? भारत का राष्ट्रपति। कौन अनुसूचित जाति में आएगा, कौन अनुसूचित जनजाति में आएगा, ये कौन निर्धारित करेगा? भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री को कार्यों का आवंटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? राज्य मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार हो, लेकिन कार्यों का आवंटन कौन करता है भैया? प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री कौन होता है? मंत्रिमंडल का प्रधान होता है, सरकार का प्रधान होता है, प्रशासन का प्रधान होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। कमेंट करके जवाब देना। 10 सेकंड का वक्त दे रहा हूं। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री होता है संघ की मंत्रिपरिषद का प्रधान। संघ की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? हाईएस्ट कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का था, 3 बार वो भी चुने गए थे, बट तीसरा कार्यकाल अधूरा रहा। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? तो किसका रहा है भैया? नरेंद्र मोदी साहब का रहा है। किसका रहा है? नरेंद्र मोदी साहब का रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है ना। पहला राष्ट्रीय आपातकाल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय लगा।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक रहे थे और पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1967 में लगा था। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन, फखरुद्दीन अली अहमद, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पे रहे। नहीं भैया, यह आंसर गलत होगा। यहाँ नहीं पूछा है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं। जाकिर हुसैन पहले राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। तो ये भी सही है। वीवी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है? नीचे कुट दिया हुआ है, पूरे पढ़ेंगे। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। तो लोकसभा में आपातकाल का अनुसमर्थन करना नहीं बनता है, क्योंकि जो आपातकाल होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, उस पर कोई भी प्रश्न नहीं बनता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, तो अकेला लोकसभा नहीं चला सकता है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, तो ये भी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, तो मंत्रिपरिषद तो लोकसभा में बैठती है, तो लोकसभा की ये अनन्य शक्ति है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाना, तो उपराष्ट्रपति को हटाने का काम लोकसभा का नहीं होता है। तो भैया आंसर क्या आएगा इसमें? द आंसर आ जाएगा, केवल 3। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद द्वारा लाया जा सकता है? मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव ला सकता है? विश्वास प्रस्ताव ला सकता है। कौन सा ला सकता है? विश्वास प्रस्ताव ला सकता है। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? ऐसे कौन से राज्यपाल थे राजस्थान के जो एयर चीफ मार्शल रह चुके हैं? कौन थे वो? ओपी मेहरा। कौन थे साहब? ओपी मेहरा। एक पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा। ओपी मेहरा। हरिभाऊ किशनराव बांगड़े राजस्थान के कौन से राज्यपाल हैं? आंसर कमेंट में बताना। थे नहीं है, अभी तो चल रहे हैं ना। हरिभाऊ किशनराव बांगड़े राजस्थान के कौन से राज्यपाल हैं? कौन से हैं? 45वें राज्यपाल हैं। कौन से हैं? 45वें राज्यपाल हैं। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? कमेंट में आंसर बताइए। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? अभी ऊपर बताया था। कौन रह चुके थे? ओपी मेहरा। कौन रह चुके हैं? ओपी मेहरा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोकसभा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? भैया राजस्थान राज्यपाल बनने से पहले राजस्थान लोकसभा आयोग के अध्यक्ष कौन रह चुके थे? कौन थे? रघुकुल तिलक सदा चली आई। कौन थे? रघुकुल तिलक। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था? एक से अधिक थे। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो चुका था। एस के सिंह, श्रीमती प्रभारा, निर्मल चंद्र जैन और दरबारा सिंह, ये चारों ही राज्यपाल थे जिनका पद पे रहते हुए क्या हो गया था? निधन हो गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? मतलब जिसके पास ऑलरेडी एक राज्य था, राज्यपाल रहे थे, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। वो कौन थे?
वो थे स्वरूप सिंह जी। कौन थे? स्वरूप सिंह थे, जिनको राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। बहुत ज्यादा से आ रहा हूँ, थोड़ा धीरे करता हूँ। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। 10 सेकंड का वक्त देता हूं। कौन थी भैया प्रथम महिला राज्यपाल? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कौन थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल? अगला क्वेश्चन। राजभवन राजस्थान में इनफॉर्मर्स पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल में दौरान प्रारंभ किया था? अभी भी हुआ था ना कुछ सालों पहले इनफॉर्मर्स पोर्टल। तब राज्यपाल कौन थे? कलराज मिश्र। कौन थे? कलराज मिश्र। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? कमेंट करके आंसर बताइएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? राज्यपाल का कार्यकाल कहाँ लिखा गया है? कहाँ लिखा गया भैया? अनुच्छेद 156 में। कहाँ लिखा गया है? अनुच्छेद 156 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भैया पढ़ते हैं। राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल की पदावधि कार्यकाल अनुच्छेद 156 में है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154 में है। राज्यपाल को पद से हटाना ये 155 में नहीं है। राज्यपाल को पद से हटाना है अनुच्छेद 156 एक के अंदर, सेक्शन 156 सब सेक्शन 1। 156 एक के अंदर राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति दी गई है। तो यह आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। नहीं पूछा ना इसलिए डी आंसर आ जाएगा 155। अगला क्वेश्चन। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की किस धारा के तहत एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में आया था उसमें एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये कौन सी धारा में है? कौन सी धारा को संशोधित किया गया था? धारा 6 को। किसको संशोधित किया गया था? धारा 6 को संशोधित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल व मुख्यमंत्री कौन थे? दूसरी बार, पहली बार कब लगा था? 1967 में। दूसरी बार लगा था 1977 में। और 1977 में मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी। तो राज्यपाल कौन थे 1977 में? तो राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी। कौन थे? वेदपाल त्यागी। तो आंसर क्या हो जाएगा? वेदपाल त्यागी और हरिदेव जोशी। दोस्तों पॉलिटी जितना आप मुश्किल समझते हो उतनी मुश्किल नहीं है। उसको अगर लाइन से याद करोगे तो पॉलिटी भी याद हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? हाय बहुत बड़ा है ये तो। कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? पढ़ते हैं। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। जब तक राज्यपाल चाहेगा मंत्री अपने पद पर रहेगा। अनुच्छेद 364 में कहा गया है। तो ये सही है। उसने नहीं पूछा है ना। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 165 में ये भी सही है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाएगा। अनुच्छेद 173। तो ये तो नहीं बुलाएगा भैया। 173 इसके लिए नहीं है। तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल सदनों का अधिवेशन बुलाएगा। तो ये कहाँ कहा गया है? बताओ जल्दी से। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदनों का अधिवेशन बुलाएगा कौन से अनुच्छेद में है? कमेंट करके बताइए कौन से अनुच्छेद में है।
कौन से अनुच्छेद में होगा? राज्यपाल राज्य विधान मंडल के सदनों का अधिवेशन बुलाएगा। कौन से अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में है? होगा अनुच्छेद 174, सेक्शन 174 में होगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सी आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो यहां सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नहीं पूछा इसलिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्यपाल किसकी सलाह पर राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की नियोग्यता संबंधी मामलों पर निर्णय करता है? राजस्थान का राज्यपाल किसकी सलाह पर राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की नियोग्यता संबंधी मामलों पर निर्णय करता है? तो किसकी करता है भैया? भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है? राजस्थान के राज्यपाल द्वारा किसकी नियुक्ति की जाएगी? समस्त राज्य विश्वविद्यालयों व निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति की। राज्य विश्वविद्यालयों की तो की जाती है, निजी की नहीं की जाती है। राजस्थान के वित्त आयोग के सदस्य की, राजस्थान के वित्त सदस्य आयोग के सदस्य की तो की जाएगी, राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। राज्य महिला आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र महिला आयोग की सदस्य। तो भैया क्या आ जाएगा आंसर? राज्य वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करता है। चलो फेवरेट क्वेश्चन बन गया आज का आ गया। राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो पहला राष्ट्रपति शासन 1967 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे तब लगाया था। दूसरा कब लगा था? 1977 में। कब लगा था? 1977 में। हरिभाऊ क्या नाम था? मुख्यमंत्री थे ना हरिभाऊ, उनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो यहां आंसर आ रहा है अ और स। तीसरा लगा था 1980 में। कब लगा था? 1980 में। और चौथा लगा था 1992 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? अ आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? अ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के आंसर कमेंट में दीजिए। 10 सेकंड का वक्त देता हूं। हाँ जी, राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्यपाल उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर बना रहता है। लास्ट पढ़ लेते हैं। यह यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उससे पहले ही हटाया जा सकता है। तो प्रस्ताव पारित होने से पहले तो नहीं हटाया जाएगा भैया। तो आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? कितनी बार भैया? 4 बार। कितनी बार? 4 बार लागू किया गया। कौन कौन सी? 1977, 1967, 1977, 1980 और 1992। 4 बार। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल कौन थे? जब आखिरी बार 1992 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था राजस्थान में, तब राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी। एम चन्ना रेड्डी। एम चन्ना रेड्डी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? राज्यपाल की शपथ का प्रारूप कौन से अनुच्छेद में दिया गया है भैया? किस में दिया गया है? अभी ऊपर आया था क्वेश्चन ये। शपथ का प्रारूप किस में है? अनुच्छेद 159 में है। किस में है? 159
9 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? पढ़ते हैं, राज्यपाल को मृत्युदंड के दंडादेश के विरुद्ध समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो भाई मृत्युदंड के खिलाफ तो समाधान कौन दे सकता है? कौन दे सकता है भैया? राष्ट्रपति दे सकता है ना, राज्यपाल के पास तो नहीं है। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। तो ये गलत हो जाएगा। राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव तो होता है, लेकिन वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी नहीं होता है। तो सही आंसर यहाँ पे असत्य है, तो वो हो जाएगा अपने लिए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? क्या पूछ रहा है? आंसर जवाब में कमेंट में देना आप। क्या किसी भी राज्य का राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है भैया? जब सत्र चल रहा होता है ना, तो अध्यादेश विधानमंडल के द्वारा आता है, ना कि राज्यपाल दे सकता है। राज्यपाल अध्यादेश कब दे सकता है? राज्यपाल अध्यादेश तब दे सकता है जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और वो राज्य की सभा के लिए जरूरी हो, तो ही राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। याद रहेगा? अगला क्वेश्चन वही आ गया, एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है। अभी मैंने बता दिया ना, कब जारी कर सकता है? जब भी वह ऐसा चाहे तो नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री ऐसा करने की सलाह दे तब भी नहीं कर सकता। लेकिन जब राज्य विधानमंडल का सत्र जारी न हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है, तो ही वो क्या कर सकता है? तो ही वो अध्यादेश जारी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल को कोई विवेकाधिकार नहीं है? नहीं आ गया ना, तो उसको तो है। बहुत व्यापक विवेकाधिकार है, बहुत व्यापक भी नहीं है, कुछ विवेकाधिकार उसको दिए हुए हैं। कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार है। हाँ, कुछ निश्चित ऐसे मामले हैं जिसमें राज्यपाल को कुछ विवेकाधिकार है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संसद का एक गैर सदस्य अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री बना रह सकता है? भैया कभी कभार क्या होता है कि वो चुनाव हार जाते हैं या चुनाव बेनतीजा रहते हैं। किसी लोकसभा के सीट के चुनाव बेनतीजा रहते हैं और वो संसद का सदस्य बन के एक मंत्री का पद धारण कर लेता है, मंत्री पद धारण कर लेता है। तो ऐसा मंत्री 6 महीने तक, कितने महीने तक भैया? 6 महीने तक मंत्री पद पर बना रह सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर उसे चुनाव जीतना होता है और अपनी सदस्यता साबित करनी होती है, नहीं तो उसका मंत्री पद निरस्त माना जाता है। इसी पे एक कल के दिनांक में 20 तारीख बुधवार को 20 अगस्त 2025, डेट याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। 20 अगस्त 2025 130वां संविधान संशोधन हुआ है। कौन सा? 130वां संविधान संशोधन हुआ है। संविधान संशोधन कहता है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री हो, उसे अगर वो 30 दिन तक, कितने दिन तक भैया? 30 दिन तक। कितने दिन तक? 30 दिन तक कहा रहा हो, जेल में रहा हो। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री अगर लगातार 30 दिनों के लिए हिरासत में या गिरफ्तार किए जाते हैं, तो उन्हें 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा। तो कौन सा संविधान संशोधन है ये? 130वां संविधान संशोधन बिल है 2025 का। कौन सा है? 130वां। इसमें कौन से मामले आएंगे?
गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए किसी मंत्री को हटाने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र और राज्यों के मंत्रियों को हटाने के लिए अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन किया जाना चाहिए था। इसीलिए 130वां संविधान संशोधन 2025 लाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री अगर लगातार 30 दिनों के लिए हिरासत में रहे या गिरफ्तार किए जाते हैं तो उन्हें 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ब्रीफ कर दिया मैंने आपको। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री है, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री क्या है भैया? कमेंट में आंसर बताना। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री कौन है? मंत्री परिषद का प्रधान होता है। कौन होता है? मंत्री परिषद का प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया है? कौन सा था भैया? कौन सा था? जो आगे क्वेश्चन आ चुका है। छठवां भाग याद आ रहा है कुछ? भाग 6 में या अनुच्छेद 6 में संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन था? जिसमें लोकसभा के 15% सदस्यों की संख्या को मंत्रिपरिषद में सदस्यता दी जाएगी। कौन सा था वो? 89वां संविधान संशोधन 2001। कौन सा था? 89वां संविधान संशोधन 2001। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति को जानकारी देना प्रधानमंत्री का क्या है? कमेंट करके आंसर बताना। संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति को जानकारी देना प्रधानमंत्री का क्या है? कमेंट करके आंसर बताइएगा। यह राष्ट्रपति की शक्ति है। क्या है? राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार 78 के अनुसार, अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति को जानकारी देना प्रधानमंत्री का क्या है? क्या है? शक्ति है। क्या है? शक्ति है। सॉरी, शक्ति नहीं आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या है? प्रधानमंत्री के बारे में पूछा ना। राष्ट्रपति की तो शक्ति है, प्रधानमंत्री का क्या है? एक कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। 10 सेकंड का वक्त। संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति को जानकारी देना प्रधानमंत्री का क्या है? कर्तव्य। रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? कौन था भैया? मोरारजी देसाई। आजादी के बाद से ही कांग्रेस की सरकार चली आ रही थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मोरारजी देसाई ने अपनी सरकार बनाई थी।
अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री भी रहे थे? मतलब बहुत हाईएस्ट प्रधानमंत्री रह चुके थे। ऐसा कौन सा कार्यकाल था भैया? किसके कार्यकाल में थे? कौन थे वो? मोरारजी देसाई। क्यों भैया? क्योंकि ये गठबंधन की सरकार थी, गैर कांग्रेसी सरकार थी पर गठबंधन की सरकार थी। यहाँ पे समर्थन किसी एक पार्टी को नहीं मिला था, इसीलिए यहाँ पे एक प्रधानमंत्री के साथ 2 उप प्रधानमंत्री भी थे। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, चयनित होता है? क्या होता है? भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। कौन नियुक्त करता है? अपने दल में, दल की सदस्य, जो उनका दल होता है, जिसे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका दल कौन सा है? बीजेपी। कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी। दल का सर्वोच्च नेता या लोकप्रिय नेता, उसे दल नियुक्त करता है प्रधानमंत्री पद के लिए। बाकी चुनाव तो सब जीत के आते हैं भाई। प्रधानमंत्री मोदी को भी तो एक लोकसभा की सीट जीतनी है, तभी तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं ना। कोई भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है या सदस्य बनना चाहता है, उसे पहले तो लोकसभा की सीट जीतनी है। अगर वो सीट नहीं जीतते हैं तो वो पद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पहले वो सीट जीतेंगे, निर्वाचित होंगे। निर्वाचित होने के बाद अपने दल में से जो लोग, अपने दल में से चुन के उनको नियुक्त किया जाता है। तो प्रधानमंत्री का पद क्या होता है? हमेशा से ही नियुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद में फेरबदल का अधिकार है? चलिए, इसका आंसर आपको कमेंट में देना ही होगा। मंत्रिपरिषद में फेरबदल का अधिकार किसको होता है? तो पहले तो ये बताओ भैया कि मंत्रिपरिषद किसकी होती है? क्या राष्ट्रपति की होती है, उपराष्ट्रपति की होती है, स्पीकर की होती है, कि प्रधानमंत्री की होती है? मंत्रिपरिषद किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की होती है। तो फेरबदल भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री ही करेगा ना। आगे बढ़ते हैं। भारत में कोई मंत्री मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। किसको संबोधित करेगा? जल्दी से बताइए। भारत का कोई भी मंत्री मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है, वो भले प्रधानमंत्री की टीम में हो, प्रधानमंत्री उसको अपॉइंट करता होगा, वो लेटर भी प्रधानमंत्री को देगा, लेकिन संबोधन किसको करेगा? वो संबोधित करेगा, राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। किसको संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। अगला क्वेश्चन, अब तक लोकसभा चुनावों में सर्वाधिक स्थान प्राप्त करके भारत के प्रधानमंत्री बने, मतलब हाईएस्ट वोट प्राप्त करके भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो राजीव गांधी, पीपी नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो कौन सा आएंगे भैया? सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके, सर्वोच्च वोट प्राप्त करके कौन आए थे? राजीव गांधी आए थे। कौन आए थे? राजीव गांधी। किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में लोकसभा का एक बार भी सामना नहीं किया? ऐसा कौन सा कार्यकाल है, कौन से प्रधानमंत्री है जिन्होंने लोकसभा में एक बार भी सामना नहीं किया था? कौन थे भैया ये थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। क्योंकि इन्होंने 1 साल से भी कम का वक्त प्रधानमंत्री के तौर पे बिताया था। आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए, इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 42वां जो संविधान संशोधन था, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए, इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? मतलब क्या कहना चाहता है? कहना यह चाहता है कि राष्ट्रपति अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति जो चाहे मन में आए वो नहीं कर सकता है। उस पर कंट्रोल करने के लिए मंत्रिपरिषद बिठाया गया है। मंत्रिपरिषद जो सलाह देगा उसको राष्ट्रपति संज्ञान में लेगा। ऐसा कौन से अनुच्छेद में था जिसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था?
कौन सा अनुच्छेद है वो? कमेंट करके बताओ जल्दी से, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 74(1). कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 74(1). आगे बढ़ते हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का विषय क्या है? जो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया था, उसका विषय क्या था? क्या था भैया? मंत्रिपरिषद के आकार का परिसीमन। क्या था? मंत्रिपरिषद के आकार का परिसीमन। दोस्तों बहुत आसान है पॉलिटी, बस खाली इसको ध्यानपूर्वक पढ़ो और लाइन से पढ़ो, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। एक बात याद रखना, जितने भी राष्ट्रीय परिषद है, जितने भी राष्ट्रीय परिषद है, 99% उसका अध्यक्ष कौन होगा? पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। जो प्रधानमंत्री होगा उसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, राज्यपाल कहाँ का अध्यक्ष होता है? जो राज्यपाल है ना, वो कहाँ का अध्यक्ष होता है? वो उस राज्य की समस्त यूनिवर्सिटी का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। चाहे व्यक्ति कोई भी हो, अगर वो उस पद पे है तो उसका क्या हो जाएगा? वो अध्यक्ष होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। किसने किसने जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई थी? जब जवाहरलाल नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो पद की शपथ किसने दिलवाई थी? बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, कमेंट में जवाब जरूर देवे। किसने दिलवाई थी भैया? जल्दी बताइए, किसने दिलवाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने दिलवाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है? मंत्री कहो, मंत्री परिषद कहो, मंत्रिमंडल कहो, तो किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। ठीक है, तो उसमें विभागों बंटवारा भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री ही करेगा ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों का पर विनिश्चय कौन करता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार, अनुच्छेद 103 संसद सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय कौन करता है? तो इस पे विनिश्चय कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा भैया? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसके सदस्य होते हैं। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, निर्वाचित किया जाता है, जिसके सदस्य कौन होते हैं? सिर्फ दोनों सदनों के सदस्य नहीं होंगे, सिर्फ राज्यसभा के सदस्य नहीं होंगे, सिर्फ विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब यहाँ निर्वाचित से क्या मतलब है? संसद और राज्य विधानसभा के अंदर मनोनीत सदस्य भी होते हैं ना, मनोनीत सदस्य। लेकिन मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में सदस्य उसमें गिनती नहीं आती है। तो यहाँ अपना आंसर क्या आ जाएगा? द आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? द आंसर आ जाएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताना। 10 सेकंड का वक्त दे रहा हूं।
चलिए भैया बताइए, जो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थे, कौन नहीं थे भैया? नीलम संजीव रेड्डी। कौन नहीं थे? नीलम संजीव रेड्डी। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 सेक्शन 263 के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस हित की सिद्धि के लिए अंतरराज्य परिषद की स्थापना करता है? अगर उसको लगता है कि देश की हित की सिद्धि के लिए अंतरराज्य परिषद की स्थापना करनी चाहिए तो अनुच्छेद 263 में करता है। तो क्यों करता है? क्यों करता है? लोकहित में करेगा। कहां करेगा? लोकहित में। जहां भी जरूरत पड़ेगी वो अंतरराज्य परिषद की स्थापना भी कर सकता है। कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति या भारत का संविधान। कौन सा अनुच्छेद में? 263 में। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाएगी। भैया राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। बराबर है, यह तो सही है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, पर क्या उपराष्ट्रपति उस त्यागपत्र को लेके अपने पास रख लेता है, किसी को सूचित करेगा? ऑब्वियसली किसी को सूचित करेगा। तो किसको सूचित करेगा? वह तुरंत ही लोकसभा स्पीकर को सूचित करेगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित समस्त प्रकार के विवादों का निर्णय लिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित समस्त प्रकार के विवादों का निर्णय किया जाता है। कहां किया जाता है? उच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा द्वारा, सांसदों की समिति द्वारा? नहीं किया जाएगा। कहां किया जाएगा भैया? उच्चतम न्यायालय द्वारा। अगर ये नहीं समझ में आया ना तो इंग्लिश पढ़ लेना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कहां से? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निर्णय लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त की गई है? राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी कर सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? याद रखना, अनुच्छेद 123 123, अनुच्छेद 123 सेक्शन 123 अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैं बार बार बोलूं समझ जाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है भैया? जगदीप धनखड़ राजस्थान से बनने वाले पहले उपराष्ट्रपति है। तो गलत है, ये पहला ही गलत है। जगदीप धनखड़ के पहले भी राजस्थान के उपराष्ट्रपति, राजस्थान का निवासी उपराष्ट्रपति बन चुका है। तो सही क्या है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन एकमात्र उपराष्ट्रपति है जो 2 बार निर्वाचित हुए थे। हामिद अंसारी दूसरे व्यक्ति है जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताता है। तीनों सही है। तो गलत क्या है? आंसर गलत है। तो अपने लिए तो सही हो जाएगा ना। तो 213 का क्या हो गया? ए आंसर सही हो गया। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के आधार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, वो किस अनुच्छेद में किया गया है? वो किया गया है अनुच्छेद 56 1 ख। पढ़ने का तरीका बता देता हूं। सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 क्लोज ख, अनुच्छेद 56 1 ख, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है। तो भाई भारत का राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तब निर्वाचन मंडल होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है, लेकिन सूची के द्वारा प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता है। तो असत्य हो जाएगा ब। क्या आंसर हो जाएगा? ब आंसर
हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन सस्पेंस है, मुझे आता है फिर भी नहीं आता है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, जिसका मैं आपको कल जवाब दूंगा। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन छाटिए। भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। संविधान में वीटो शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। वीटो शक्ति की पहली बार प्रयोग 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। इसमें से सही कथन कौन सा है, ये आपको मेरे को कमेंट में बताना है, वो भी कूट में है। ध्यान रखना, पूरा पढ़ना, उसके बाद आंसर देना। ठीक है भैया जी। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और लाइक भी कर दें। हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको दिया गया है और आप स्कैनर के द्वारा भी टेलीग्राम लिंक से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि हमारा चैनल A1 क्लासेस से बदलकर जेसीबी के नाम से आ रहा है। जैन क्लासेस बांसवाड़ा के नाम से आएगा। आप JCB-A1 कर देना, यूट्यूब पे आपको क्लासेस इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आपका एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, बहुत शुक्रिया।